नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 6, टाइटल है घर, जिसके राइटर है भोला भाई पटेल, जिनका जन्म सन 1934 में गुजरात के महसाणा जिले के सोजा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था और जिनका निधन सन 2012 में हुआ। ये बहुत ही अच्छे एक साहित्यकार रह चुके हैं जिन्होंने गुजराती साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। वे गुजराती साहित्य के साथ साथ इन्होंने हिंदी में अपने कुछ कार्य किए हैं, पर अधिकतर इन्होंने गुजराती भाषा के ऊपर लिखा है। और यह यहाँ पर हम लोग जिस घर की बात कर रहे हैं वो एक गुजराती साहित्य में लिखा हुआ है और इनको अनुवाद करके डॉक्टर आलोक गुप्ता ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ये उनका मूल रूप है। ये गुजराती साहित्य में बहुत ही प्रवीण है और इन्होंने गुजराती साहित्य में बहुत कुछ रचनाएं लिखी, जिसमें अधुना, विदिशा, कांचनगंगा, अज्ञे एक अध्ययन आदि अनेक हैं, जिनको अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और हिंदी गुजराती साहित्य सभा की ओर से उनको रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक भी प्राप्त हुआ है और उनको हिंदी का सबसे साहित्य सेवी सम्मान मतलब श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान से भी सम्मानित किया गया और साथ में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। यहाँ पर हम एक ऐसे साहित्य प्रकार जिसकी बात करते हैं घर, एक ऐसे यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें एक ऐसा घर जो गांव में बनाया गया है और गांव के लोग अब धीरे धीरे गांव को छोड़कर शहर की ओर गए हैं। शहर में स्थायी होने की वजह से ये गांव में रहने वाला घर पूरी तरह से टूट फूट चुका है, एकदम जर्जरित हो चुका है। इसलिए सारे घर के भाइयों ने मिलकर ये सोचा कि हम लोग शहर में रहने गए, इसलिए हमारे गांव के घर को बेच देते हैं। बेचने की बात बीच बीच में चली, साहूकार लोग आए, दलाल ब्रोकर लोग भी आए, उनसे बात भी हुई, पर अंत में एक ऐसा फैसला ये लोग सब मिलकर लेते हैं कि हम लोग एक बार अपने पुराने घर को बेचने की बात तो करते हैं, पर वहाँ पर जाकर एक बार उस घर में अपने परिवार के साथ रहें और उसके बाद उस घर को बेच दें। पिताजी की मृत्यु के बाद उनके माताजी की हालत बहुत ही एकदम नाजुक सी हो चुकी थी। वो कभी बोलती नहीं थी, कुछ बातें नहीं करनी थी। और जैसे ही ये सारे लोग गांव के पुश्तैनी घर में रहने के लिए पहुंचते हैं तो वहां जाकर उनकी माँ के जी में जी आ गया। माँ फिर से बोलने लगी, उनकी माँ की जान एक जैसे कि एक फिर से प्रज्वलित हो गई, जागृत हो गई, ऐसा होने लगा। इसलिए उनकी माँ ने एक बार बोला कि अगर आप घर बेचना चाहते तो बेच देना, पर मेरे मरने के बाद बेचना, जब तक मैं हूँ तब तक इस घर को मत बेचना। और तब इन लोगों ने फैसला किया कि अब हम इस घर को नहीं बेचेंगे, जब तक हमारी माँ जीवित है, सुरक्षित है, तब तक हम इस घर को बेचने वाले नहीं हैं। इसलिए इस घर को वो बेचने का जो विचार है वो रोक देते हैं, टाल देते हैं और आगे जाकर उस ब्रोकर से, उस दलाल से कहते हैं कि जब भी हम इस घर को बेचेंगे तो पहले आपको बताएंगे। वो बात यहाँ पर इस घर के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थी मित्रों, किताबें अपने हाथ में रखिए। अब हम धीरे धीरे इस इकाई को पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाला अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का मन में विचार आया। मतलब सोचा कि जो पुश्तैनी घर गांव में है वो पूरे तरह से बंद रहता है, हम लोग शहर में रहने के लिए चले गए तो अब इस घर को रख कर क्या करें। इसलिए क्योंकि पुराना घर जैसे ही उसका उपयोग नहीं होता तो वो जर्जरित होता है और बिगड़ता है, इसलिए हम इसको बेचने का सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने बेचने का विचार किया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसीलिए शादी मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। मतलब जब छुट्टियां होती तब गांव में रहने के लिए जैसे बेढंगा, मतलब शहर की ज़िंदगी में रहने वाले लोग गांव में जाने तो उनको अच्छा नहीं लगता। पर आज जैसे बहुत ही भारी महामारी हमारे देश में या विश्व में चल रही है तो आज लोगों को शहर छोड़कर गांव में रहने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए उस समय शायद अच्छा नहीं लगता हो, पर आज उनको भी वहाँ पर रहते हुए अच्छा न लगा तो उन्होंने इस घर को बेचने का सोचा।
नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे, मतलब पड़ोसी नए हो गए इसलिए पहचान में नहीं थे, इसलिए आगंतुक मानने लगे। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण भी अब नहीं था। इसलिए अब ये घर इनको बेचने का मन में हुआ है कि अब इसको बेच देना है। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। घर बंद रहता जिसकी वजह से घर जर्जरित होता जा रहा था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, मतलब बारिश की वजह से घर में पानी भी टपकने लगता था छप्पर के अंदर से, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार भी पड़ गई थी और उस पानी की वजह से घर की जो एक दीवार थी उसके अंदर भी दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे, मतलब कोई साफ़ सफाई करने वाला कोई रहता नहीं था, जिसकी वजह से साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से घर के आंगन में भी कूड़े के ढेर लग जाते थे। इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। इसलिए घर में जो बूढ़ी माँ थी उसकी अनुमति ले ली और इस घर को बेचने का उन्होंने विचार कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर में चले आए। और गांव में एक ऐसे व्यक्ति अच्छे थे जिनको कहा कि भाई कोई अच्छा ग्राहक अगर मिल जाए, कोई ग्राहक अच्छा मिल जाए तो हमें इस घर को बेच देना, ऐसा कहकर ये लोग सारे शहर में चले आए। फिर एक दिन ऑफ़र आया भी सही, और एक दिन ऐसा घर खरीदने वाले का ऑफ़र भी आ गया। ऑफ़र ठीक तो था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न नहीं था। ऑफ़र अच्छा था, लेने वाला व्यक्ति भी अच्छा था, इसलिए अब हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने घर को बेचने का विचार कर डाला। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी, बार बार मन को विरक्त बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। मन में एक बात तो थी कि पुश्तैनी घर बेचा क्यों जाए, क्योंकि इस घर को बनाने में उनके पिताजी और उनकी माताजी ने बहुत मेहनत की थी। खुद बैल से मिट्टी वगैरह लाए थे और उसको खुद पैरों से गूंथकर उस घर को बनाया था, इसलिए इसको बेचा क्यों जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके इस घर को बनाया था। घर के सारे सदस्यों ने खुद मेहनत मजदूरी करके इस घर को बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाते थे। पिताजी क्या किया, इस घर को बनाने में पिताजी बैलगाड़ी से ईंट लाया करते थे। चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मतलब चिनाई के लिए, मिट्टी को चुनने के लिए जिस मिट्टी की ज़रूरत पड़ी तो आंबा तालाब से खुद मिट्टी खोद कर लाए थे और उसी से एक घर बना था। मेरी माँ ने 37 तक गारे में तसले जलाए थे, मतलब मेरी माँ ने खुद उस मिट्टी को गूंदा था और उससे ये घर बना था। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी उनके अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। मतलब जब इस घर की बनने की बात निकलती थी तो वो भावुक हो जाते थे कि भाई कितनी मेहनत मजदूरी से इस घर को बनाया गया है। इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था, मतलब इस घर में ही हमारे जो भाई बहन सारे थे उनका जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ भी हुआ था और इसी घर के जो छोटे छोटे कमरे थे उस कमरे में भी हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ था और इसी कमरे में हमारी संतानों की जन्म भी हुआ है और यहाँ पर इसी घर में हमारे संतानों की भी जन्म हुए हैं। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी। हमारे जीवन में जो अच्छे और बुरे जो भी प्रसंग हुए हैं इन सब का ये हमारा घर साक्षी है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटका कर गाँव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। हमारे इस घर के आंगन में हम खेलते थे। घर के आंगन को क्रॉस करके उसको यहाँ से उस तरफ पार करके कंधे पर एक थैला लटका कर हम लोग पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए भी जाते थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर गाँव में पढ़ने भी गए। एक दिन इस आंगन को पार करके दूर वाले पड़ोस वाले गांव में भी हम लोग पर गांव में भी पढ़ने के लिए गए, क्योंकि पहले छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी पाठशालाएँ थी, करीबन 1 से 5 तक या 1 से 4 तक की, तो बाहर जाना पड़ता था आगे पढ़ने के लिए। एक दिन उसी आंगन की पार कर शहर में जाकर भी बस गए और एक समय ऐसा आया कि हम लोग इस गाँव को पार करके शहर में भी जाकर बस गए। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप भी बने थे। मतलब हमारे बहन और भाइयों की जब शादी हुई तो इन सबका विवाह मंडप भी इसी घर के आंगन में बना हुआ था। यहीं बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी होते और यहाँ पर बिरादरी वालों के साथ झगड़े भी हुए, कभी स्नेह मिलन भी हुए। ये सारा सब कुछ कार्य यहाँ पर भी हुआ है। यहीं
पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोलाचाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्राम कथाएं भी हुई थी। मतलब यहीं बिरादरी वालों के सामने हमें कभी कभार कुछ बोलाचाली भी हुई, और कभी कभार जाड़ों का समय मतलब ठंडी का समय होता था तो हम लोग इसमें बैठकर ये सारी कथाएं भी करते रहते थे। मतलब बैठकर ये सारी कथाएं चलती रहती थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, बढ़िया, बैल, बछड़े बांधे जाते। मतलब हमारे घर के जो प्राणी थे उनके बच्चे वगैरह वो भी इस घर के आंगन में बांधे जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं भी हुई थी। मतलब जब दादा दादी की मृत्यु हुई तब भी इस घर के आंगन में गोबर से लीपकर उसको पवित्र करके उनकी विधि यहाँ पर की गई थी। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था, और कुछ साल पहले जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो उनको भी इस आंगन में सुलाया गया था। हमारे घर के दोनों और दूसरे घर हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरे मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। मतलब जो एक पड़ोसी है उनकी पत्नी का मृत्यु हो गई, इसलिए वो अहमदाबाद में स्थायी हो गए। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी, उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज सामायिक काम करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारत सोता हुआ दिखाई देता। मतलब तोंद वाला मतलब बड़े पेट वाला एक इंसान सोता हुआ दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुमारा ही चल बसा। मतलब पड़ोस का जो व्यक्ति था वो उसकी प्रौढ़ अवस्था में कुमारा मर गया, मतलब वहाँ से चला गया। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसके आंगन में के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे से के साथ वह घर बना है। मतलब अब जो घर वहाँ पर बना है वो नई दिशा में नए दरवाजे से नए रूप से वो घर बनाया गया है। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है, पुश्तैनी तो घर है। वह घर है, चार दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। हमारी इच्छा ये होती है कि हम उस घर को बने हुआ रखें। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। एक तरफ मन ऐसा कहता है कि हम इस घर को रखें, और दूसरी तरफ ये होता है कि हम उस गांव में हमको जाना ही नहीं है तो उस घर को हम बेचें ही क्यों, या हम उसको रखें ही क्यों। बेचें क्यों, तो वहाँ पर हमारा घर पुश्तैनी है तो हम उसको नहीं बेचना चाहते, और इस घर को रखें क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाकर रहना ही नहीं है तो उस घर को रखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखें तो भी धीरे धीरे वो पैसे हमारे डबल हो जाएंगे। अंत में निकाल देने का ही निर्णय किया गया, और अंत में एक निर्णय ऐसा हुआ इस घर को बेच दिया जाए। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा कि चलो भाई बेच तो देते हैं, पर हम सब भाई मिलकर एक बार गांव जाते हैं और उस घर में रह लेते हैं, फिर उसको बेच देंगे। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह लें। और फिर एक लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला और हम सब मिलकर एक बार फिर से गांव गए और बंद घर को हम लोगों ने खोल दिया। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से यह सुना घर गूंजने लगा। जो परिवार हमारा एक साथ वहाँ पर गया वो परिवार आज फिर से घर गूंजने लगा उस परिवार की वजह से। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव से के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। मतलब नगरवासी व्यक्ति था जो घर खरीदना चाहता था, उसको साथ में लेकर गए भी आप घर देख लीजिए, आपको पसंद आ जाए तो उस घर के बारे में हम सोच लेते हैं। पूरा दिन वापस लौट आए थे, सब लोग पुराने दिन में वापस आ गए। जब यहाँ पर हुए थे, बड़े हुए थे, तो वो दिन आज फिर से आ गए हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती, घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। मतलब जो माँ एकदम सुनसान रहती थी, शांत रहती थी, आज भी इस घर में आने के बाद वो एकदम प्रफुल्लित होने लगी, प्रसन्न होने लगी। परंतु अब घर का
घर की प्रत्येक दीवार मुझे उल्हाना देने लगी। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार कह करा लिखा था, मतलब जहाँ पर लिखने की शुरुआत की थी, और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। वहाँ बीच से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला दे गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी कि एक तो इतने बाद आए हो और अब हमेशा के लिए मुझे बेचकर चले जाओगे। मतलब वो दीवारें मेरे साथ इस तरह से जैसे बातें करने लगी है। मैं व्यग्र हो गया। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। मतलब आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया कि किस तरह से मुझे इस घर को बेचने का विचार आ गया है और मैं क्या करूं। अब वहाँ खाली नाद थी, मतलब जिस जगह पे हम लोग बैठते थे वहाँ पर खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर ढांकर नहीं थे। उस आंगन में क्या थे, ढोर ढांकर नहीं थे, क्योंकि उसको बेच दिया गया, क्योंकि हम लोग शहर में चले गए थे, अब वहाँ पर नहीं है। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे, और जैसे ही उस तरफ नज़र करी तो जैसे मुझे मन में उन सब की आवाज़ आने लगी, रंभाने लगता मतलब चिल्लाने लगी। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आँखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की वह खपरेल, कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। मतलब चौमासों में जब बारिश होती है तो उसकी आवाज़ हम लोगों ने सुनी है। वहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी, और यहीं दादी दादा और पिताजी की अर्थियाँ भी बंधी थी। मतलब उनका मृत्यु हुआ तब भी इस आंगन में बंधी थी। वो सारा सब कुछ उनको याद आ रहा है। ऐसा लगा जिससे मेरा गला रूंध गया हो। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा, अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली में थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। मतलब उस कमरे में केवल जो मिट्टी की कोठियाँ होती है उसके अंदर अनाज भरा जाता है, वही रहती थी। आज उन सबको हम लोगों ने कब का निकाल दिया हुआ, उस घर में, उस कमरे में वह नहीं है, वह सब तो कब का निकल दिया है। परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खोटी पर बड़ी रई लटकी हुई। मतलब गांव में आपने देखा था किशन कन्हैया और जसोदा माता का चित्र आपने देखा होगा कि इस तरह से खींच कर किस तरह से छाछ बलोई जाती है, वो वहाँ पर लटका हुआ एक पड़ा हुआ है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी, और अब यहाँ पर अब हम लोग इसको बेचकर जाने की सोच रहे हैं। इस बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर हैं, सब लोग इधर उधर गए हुए हैं। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, क्योंकि उम्र हो चुकी है इसकी वजह से। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो रही है माँ? और वह ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। मतलब जैसे ही मैंने कहा जाकर कि माँ तू रो रही है, तो वो ज़ोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। मतलब यह घर कुछ बोलना चाहती थी पर ज़ोर से रोने लगी तो कुछ कह नहीं पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। मैं जब अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो उसका कर लेना। मतलब उन्होंने एक लाइन में कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर को आप मत बेचो, बाद में आपको बेचना हो तो इस घर को बेच देना। परंतु माँ, तूने ही तो कहा था। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे बहुत दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ कि जो माँ बरसों से एकदम शांत बैठी थी, आज माँ उस माँ के शरीर में फिर से जैसे कि जी आ गया हो, जीवंत हो चुका हो, इस तरह से हो गया। लगा कि उसका हृदय अभी भी जीवंत है, उसे अभी जगत में, जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग देखकर लगा कि माँ में अभी भी हृदय जीवित है, वो और भी जीना चाहती है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, मतलब एग्रीमेंट भी हो चुका था। लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकालने की
के लिए मौन हो जाता था, मतलब अब घर बेचने की बात निकल सब मौन हो जाते थे। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठे गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे, हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा ही। मतलब सब समझा रहे कि माँ आप मान जाओ, हम इस घर को बेच देते थे, इस जगह पर बहुत ही अच्छी सुविधा वाला घर बनाएंगे, वो सब समझा रहे हैं। पर माँ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहेतीर तक ईंटें चढ़ाई है, मतलब जहाँ तक ये घर बड़ा बनाए तब तक मैंने खुद अपने सिर पर रखकर इस ईंट को चढ़ाया है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो मत बेचो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। मतलब छोटा भाई इस बात को समझ गया कि भाई माँ को इस तरह से परेशान करना, दुखी करने का कोई मतलब नहीं है। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे, जब बेचने की बात आएगी तो इस घर तुमको ही देंगे, तुम चिंता मत करो। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हो चुका था। मतलब ये हुआ था कि चलो इस घर में आने के बाद माँ का जीवन जो एकदम शांत हो चुका था वो फिर से जागरूक हो चुका है, इसलिए इस घर को हमें बेचना नहीं है। इसके अनुवादक है डॉक्टर आलोक गुप्ता, जो फिलहाल गुजरात यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा साहित्य भवन में अभी लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस घर के साथ साथ आप स्वाध्याय में शब्दार्थ और टिप्पणी लिखिए। उसके बाद जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उसको भी आप लिख लीजिए, ताकि आपको तैयारी करने में कोई समस्या ना हो। और अगर कोई परेशानी रहती है तो आगे चलकर आप मुझे बता सकते हैं, आपकी परेशानी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि अब तक जितने भी यूनिट्स चल गए उन सारे के स्वाध्याय आप लिखकर तैयार कीजिए, रखिए, ताकि जब हम लोग मिलेंगे तब निश्चित तौर पर हम लोग इस यूनिट के जो असाइनमेंट है वो हम लोग चेक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।